Okay, so last time we were looking into this filter bank architecture of 4-point Haar transform. So what we said? We said we have x of n, for example, here x of n, which has 8 points, can be arranged in a vector. So using this low pass filter and high pass filter, we can simple using convolution, we can get the output of this low pass filter with this x and output of this high pass filter with this x. And then we downsample by 2. So this low pass filter has 2 taps. This high pass filter also has 2 taps. When we downsample by 2, at the output of these low pass filters, we get two signals, XL and XH. L for low pass, H for high pass. So we have these 4-point signals at the output of these two filters. ठीक है, सो इनमें से एक जो है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेट कोफिशिएंट्स हैं, जो कि आपके पास लो पास फिल्टर की आउटपुट है यहाँ पे, और जो दूसरे हैं दोज आर डिटेल्ड कोफिशिएंट्स, जो कि आपके हाई पास फिल्टर की आउटपुट्स है. नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट दिस ट्रांसफॉर्म? तो वो मैं बता रहा था आपको लास्ट टाइम कि आपके पास n है, n आपके पास जो इंडेक्स है, दिस इज इंडेक्स ऑफ योर ओरिजिनल सिग्नल x ऑफ n. क्योंकि डाउन सैम्पलिंग हो रही है तो आपका जो इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, आपकी एफएस चेंज हो रही है एज यू मूव इन द पाइपलाइन. तो एक्स ऑफ एन के दो सैंपल्स आप कंबाइन करते हैं, एक्स ऑफ एन के दो सैंपल्स आप कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये वाला 1 मिलता है और ये वाला 6 मिलता है. तो 1 और 6 आपने यहाँ पे डाल दिए. ठीक है, फिर अगले दो सैंपल्स आप कंबाइन करते हैं तो फिर आपको 0 एंड 2 मिलता है, वो 0 और 2 आपने यहाँ पे डाल दिए, एंड सो ऑन. So this type of representation we call it time frequency representation, कि जिसके x एक्सिस पे टाइम हो और y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी हो. अब जो इसका y एक्सिस है उसमें आप अगर आप देखें तो ओमेगा है विच इज इन रेडियन पर सेकंड, और ये 0 से लेके पाई तक है. Why we have this line at pi? Because आपका जो लो पास फिल्टर है ये वाला पॉइंट पाई है, सॉरी पाई बाई 2 है. So we say that low pass filter only allow signals to pass till pi by 2, और हाई पास फिल्टर pi by 2 से आगे उसको पास करने देता है. although there is a gradual roll off but we ignore it. मोहसिन सर एक सॉल्व कर रहा था मैं इसको, ये ऑर्डर रिवर्स हुआ हुआ है. लो पास जो है वो 6213 होना चाहिए और एक्स हाई पास जो है वो 10-12 होना चाहिए. ओके ठीक है, यू आर राइट, क्योंकि इसमें जो है वो साइन चेंज कोई नहीं है, सो दिस मस्ट बी लो पास. ठीक है, दिस मस्ट बी हाई पास, बट यू कैन सिंपली अरेंज देम. आई डू नॉट नीड टू ड्रॉ इट वंस अगेन. आप इसको सिंपली रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो शायद मेरे नोट्स में गलती है वो. Okay, so this is called time frequency representation. But if you remember, जो originally जहाँ से हमने start किया था, so let's go back और see कि हमने start कहाँ से किया था. So we started with something which was Haar function. ये चीज H4 से. So using this H4, we said that the operation performed by H4 transpose into X, which is equal to these 4 values, capital X of 0, capital X of 1, capital X of 2 and capital X of 3. ठीक है, so this operation can be represented in a flow graph. वो फ्लो ग्राफ कैसे था कि आपकी इनपुट पे टाइम डोमेन सिग्नल था, फिर आप एडर्स और सब्ट्रैक्टर्स यूज करके रिकर्सिवली आप अपना x0, x1, x2 और x3 सिंथेसाइज कर रहे थे. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव सीन सो फार कि जो एडिशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू लो पास फिल्टर, और जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज इक्विवेलेंट टू हाई पास फिल्टर. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं इस फ्लो ग्राफ में, आप एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इस वाली डायग्राम में, कि आप x को पकड़ते हैं, पहले लो पास फिल्टर में से पास करते हैं, फिर हाई पास फिल्टर में से पास करते हैं. फॉरगेट अबाउट दिस डाउन सैम्पलिंग अप सैम्पलिंग, दैट इज जस्ट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सैंपल्स. ठीक है, और फिर अगर आपने रिकवर करना है तो फिर आप लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में से पास कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, एंड दिस वे यू गेट योर एक्स बैक. अब यहाँ पे जो बीच में इंटरमीडिएटरी सिग्नल है, ये वाली जो चीज है, ये आपका x ऑफ 0 वो है जो x वाज इक्वल टू h ट्रांसपोज इनटू स्मॉल x. ये आपकी ट्रांसफॉर्म डोमेन रिप्रेजेंटेशन है. और
विद दिस व्यू जो कि हमने लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर से देखा, हमें पता चल गया कि जो इस ब्रांच में आ रहा होगा सिग्नल हमारे पास वो हाई पास फिल्टर्ड होगा, और जो ऊपर वाली ब्रांच में आ रहा होगा सिग्नल वो लो पास फिल्टर्ड होगा। तो हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम वी कैन रिटेन दिस इंफॉर्मेशन जो कि लो पास फिल्टर है, और जो हाई पास फिल्टर वाली इंफॉर्मेशन है उसको जीरो कर सकते हैं अगर हमारे पास जो नॉइज है वो हाई पास नॉइज है और वो हमारे सिग्नल को करप्ट कर रहा है। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर कोई लो पास डिस्टरबेंस है और आपके सिग्नल का कंटेंट हाई फ्रीक्वेंसी पे पड़ा हुआ है, बट यू कैन मेक दिस लो पास कंपोनेंट इक्वल टू जीरो एंड जस्ट रिटेन योर हाई पास कंपोनेंट। ठीक हो गया? सो वी कैन डू मच मोर। सो बट हियर इज अ पॉइंट, अगर आप उस फ्लो चार्ट को देखें तो उसमें एक स्टेज और थी। ये देखें, ये प्लस माइनस और भी आ रहे थे, ये वाले। So we can replicate these also. So what I can do, I can take this x of n. So this is my x. So this was low pass filter. This was going through high pass filter. Then we had downsampler. Here we also had downsampler by 2. Okay. Now अब वहाँ पे आपका जो अपर ब्रांच थी उसमें फिर एडर और समेशन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट लगा हुआ था। सो व्हाट आई कैन डू, सो हियर आई विल बी गेटिंग एक्स एल और यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा एक्स एच। सो नाउ आई कैन टेक ओनली दिस एक्स एल ब्रांच एंड एड अनदर लो पास फिल्टर, ठीक है, एंड हाई पास फिल्टर लाइक दिस। और फिर यहाँ पे अगेन डाउन सैंपल बाई 2 एंड डाउन सैंपल बाई 2। So now these will be my 3 branches जिसमें से मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन है मेरे सिग्नल की वो आ रही होगी। बट डूइंग सो व्हाट आई हैव डन, तो प्रीवियसली मेरे पास ये था। पहले मैं आप पिछली डायग्राम बना रहा हूँ जो पिछले पेज पे बनी हुई थी। 0 पाई बाई 2 पाई, ठीक है, 2 4 6 एंड 8। तो हमने इस तरीके से अपने जो सैंपल्स आ रहे थे उनको अरेंज कर लिया था। तो 6 1 2 0 1 minus 1 3 2, 6 1 2 0 1 minus 1 2 3, अच्छा सॉरी 3 2। ये पहले डायग्राम थी। अब ये चेंज हो जाएगी जब आपने अपने फिल्टर बैंक के स्ट्रक्चर चेंज कर दी। अब ये चेंज हो जाएगी। अब ये कैसी हो जाएगी, अब आपका देखें जो लो पास फिल्टर था जो अपर ब्रांच में लगा हुआ था दैट वाज ऑपरेटिंग ओनली इन दिस रीजन फ्रॉम 0 to pi by 2, ओनली इन दिस रीजन। सो व्हाट यू हैव डन, the output of this low pass filter has further been splitted into 2 bands, ठीक है, one is low pass filter, another is this high pass filter. So now आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऐसे हो जाएगी। So this is pi by 2 and then there will be pi by 4, exactly half of this. So जो अपर है that is not going to change, वो बिल्कुल वैसे रहेगा, मीन्स कि ये x of h ये बिल्कुल वैसे रहेगा। लेकिन जो आपके पास लोअर ब्रांच है दैट इज गोइंग टू चेंज नाउ। वो कैसे चेंज होगी, रिमेंबर दीज आर सैंपल्स ऑफ x ऑफ n, ठीक है। सो यू गेट वन वैल्यू हेयर x of l की फॉर 2 सैंपल्स ऑफ योर x of n, but you also have a downsampler here now. So in total for 4 samples of x of n you will get one value here. So you will get only these 2 points. For example 2 minus 1 4 and 2. So this one, these 2 and minus 1, they appear here. And जो आपके पास
दूसरे वाला है that appears here. Low pass का low pass and low pass का high pass. So low pass का low pass is from 0 to pi by 4. ठीक है, and low pass का high pass is from pi by 4 to pi by 2. So now that is exactly what Hart transform was doing. Adder, subtractor, and then adder and then subtractor. ठीक है, so in this way you can get a representation of your signal which is very powerful. अब ये powerful कैसे है, मैं इसको कैसे powerful कर रहा हूँ ये देखें. Suppose कि आपका सिग्नल है और उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कि you have something which is at f naught. ठीक है, और भी आपके पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं, f naught पे भी है, या आपके सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, आई एम सेइंग कि यह उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे भी कोई वैल्यूज पड़ी हुई हैं. नाउ व्हेन यू डू DFT or FFT, तो FFT what does it do? So FFT simply divides your all of the available frequency band into equally spaced bins which are equal to 1 over n. ठीक है, तो if you want to only, if you're only interested in finding this one, कि आपके पास जो है वो कोई एक localized noise पड़ा हुआ था या disturbance पड़ी हुई थी, that cannot be done by FFT, क्योंकि FFT is going to approximate everything in your spectrum by these bins of width 1 over n. N is total number of samples. But using this type of structure, what you can do, you can control the width of this bin arbitrarily. So for example, in this example, what we have done, from pi by 2 to pi, हमने एक bin रख दी जो कि हाई पास फिल्टर वाली bin थी, something like this, और जो 0 से pi by 2 वाली थी उसको हमने further divide कर दिया दो bins में. ठीक है, अब मैं जो ये वाली है फॉर एग्जांपल, इसको पकड़ के फर्दर दो में डिवाइड कर सकता हूँ, एंड सो ऑन. सो दीज आर कॉल्ड लेवल स्प्लिटिंग. So after these level splitting, we actually get a much more powerful representation of our original X in a very localized band of frequency, which is not possible by Fourier transform in any way. ठीक है, तो आप बाकी चीज़ों को जो है उसको डिस्टर्ब किए बगैर आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन में फोकस कर सकते हैं अगर आपने कोई नॉइज या डिस्टर्बेंस अपने सिग्नल की रिमूव करनी है. सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट वेवलेट ट्रांसफॉर्म. कि वेवलेट ट्रांसफॉर्म में आपके पास जो है वो टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन होती है, and using simply banks of low pass and high pass filters, you go on splitting your signal into multiple frequency bands which are number one disjoints. ठीक है, and their widths can be controlled arbitrarily using these downsampling factors and the structure that I have demonstrated. And the beautiful thing is everything is recoverable. मसलन अब इन तीनों को पकड़ के आप इसका बिल्कुल एक इन्वर्स स्ट्रक्चर आगे लगा दें, you will exactly get X. No information is lost. ठीक है, so this is very powerful tool, especially used in cosmology और जो दूसरे टाइप का डेटा है जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और एक इवेंट जो है वो किसी जगह पे लोकलाइज्ड होता है, तो उसको आपने अपने सिग्नल में से उसकी इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करनी होती है. So unfortunately, I cannot go in much detail. Actually, there are very specialized courses only on this thing, wavelet transform and filter banks. So the idea behind this was just to introduce you guys कि आपके पास जो simply matrix into vector product हो रहा होता है, there is a lot of signal processing going behind those products. Okay, for example, you can view it in a flow graph, and then you can get an analogy of that flow graph using low pass filters and high pass filters. So I will stop it here and I will move to the last topic of our course, which is orthogonal dictionary using data. So if you remember, we were doing last time I started the discussion that we are still doing AX is equal to Y. So Y is given to us. Okay, so let's use this notation क्योंकि हम इसको use कर चुके हैं. X says we need to find it. This is representation of Y, and A is our
dictionary or matrix such that A transpose is equal to A inverse. Okay, so that is only possible if everything is square. So this is n cross 1. Y is n cross 1. X is also n cross 1 and A is n cross n. So in finding this dictionary, we said that we have three types of possibilities. Number one, we can use Fourier-based techniques to build such type of matrices. Then we said we can use non-Fourier-based techniques using specialized functions, जैसे हमने Haar function देखा, and they are linked to wavelet transform. And then third thing is get this matrix from data itself, which is very popular nowadays. Okay, so the method is called principal component analysis or PCA. So we will be getting this A from data itself. So let's lay down the problem के problem है क्या and how we are going to address it. Okay, so this was just for the sake of background. Now we have a topic which is principal component analysis, PCA. It is used in many ways. Some people use it for dimensionality reduction. Some people use it for getting better signal representation. Some people use it as an orthogonal transform, जैसे हम पढ़ते आए हैं अभी तक. It is so powerful tool that I think this is the most widely used tool, which is actually based on singular value decomposition जो हमने पढ़ी थी. So what is the basic idea? So basic idea is you have some process which is generating some data. Okay, so this process is generating some data. So for example, you will be getting images, you will be getting signals, you will be getting videos, it could be anything. So if we limit ourselves to signals, then this data, I can represent this data as X, which is n cross 1. अब वो जो पिछले वाली हमारी notation थी ना, मैं थोड़ा उससे हट रहा हूँ. मैं उसको simple PCA के context में पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ. But you will be able to link both of these two things. ठीक है, suppose X is n cross 1. आपने जो है वो इस प्रोसेस को सैंपल किया, आपके पास जो है वो एक इमेज आ गया या आपके पास कोई चीज़ आ गई. बाय द वे, अगर आपके पास इमेज आया है, सो अगर आपके पास इमेज है विच इज़ n1 क्रॉस n2 टाइम्स, तो यू कैन ऑलवेज वेक्टराइज इट. ठीक है, तो इसके जो कॉलम्स हैं आप उनको ऐसे एक दूसरे के साथ कंकैटिनेट कर दें, तो द डिस्कशन दैट वी आर डूइंग इज स्टिल वैलिड इन द केस ऑफ इमेजेस. तो you get some signal or some image or some data which is X. So this represents some phenomena. Now what I do have, I don't have only one observation, rather I have multiple observations. जो इसके superscript में I है, so I has its own range. ठीक है, so I goes from 1 to till capital M. ठीक हो गया. ये बल्कि इसको हम स्मॉल m कर देते हैं, I की जगह ना मैं इसको स्मॉल m कर देता हूँ. स्मॉल m जो है वो 1 से लेके कैपिटल M तक जा रहा है. All right. So now what is the dimension of my data? So dimension of my data here is the size of this vector. Size is n cross 1. So dimension is equal to n. ठीक है, आपके पास एक वेक्टर आपने ऑब्जर्व किया, उसकी जितनी भी डिमेंशन है, दैट इज द डिमेंशन ऑफ योर डेटा. अगली दफा हो सकता है, सॉरी, कैन यू गिव मी अ सेकंड? Okay, sorry about that. So next time the image that I will be getting will have a different will have the same dimension.
ठीक है, वो सेम प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसका डायमेंशन सेम ही रहेगा. Now what I want to do, I want to find a matrix, ठीक है, जिसमें if I throw away some of these dimensions, आप कह सकते हैं कि few elements of this vector जो कि आपके एंड पे आए हुए हैं, आपके वेक्टर के एंड पे आए हुए हैं, if I throw away those elements, और जो एरर है उसके ऊपर मुझे पता हो कि that error is in my control, तो what could be the transformation that allows me to do that? ठीक है, मैं अभी इसको मैथमेटिकली लिखता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. So our aim is to take this x of m, to take this each individual signal or data, ठीक है, and convert it सॉरी जी, एक मिनट देंगे. सॉरी जी, वीसी ऑफिस से कॉल थी, मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये लेक्चर के दौरान में आ जाएगी. ओके, सो वी हैव दिस x ऑफ m. What we want to do, we want to find its representation z of m, ठीक है, so that z of m should be equal to some matrix S transpose into x of m. ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज क्यों यूज किया है? कैन एनीवन टेल मी? लेट मी आस्क, मैंने s क्यों नहीं यूज कर लिया? लेट मी आस्क. आखिरी दिन में देखें तो सही कि कितना आप लोगों को पता चला है डीएसपी का, एडीएसपी का. सो शैला, why I have used transpose here instead of using simply s times into x? Hello. सर अगर तो अगर इसका हम की तरफ अगर हम देखेंगे तो फिर ट्रांसपोज नहीं रहेगा, तो एस हो जाएगा खाली. नहीं, लेकिन ये नहीं होगा. नहीं, ये रीजन तो कोई नहीं है. कोई मुझे रीजन बता सकता है? एनीवन एल्स? किसी को नहीं पता? मोहसिन बताओ. So no idea, सोच रहा हूँ. रबिया आप बताएं. सर हमारी ऑर्थोगोनल डिक्शनरी है तो हम उसका इनवर्स लेंगे जो ट्रांसपोज के इक्वल है. ओके, एक तो ये रीजन है, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, दूसरा भी रीजन आप ही बताएं कि जो है जब हम एनालिसिस ऑपरेटर, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग एनालिसिस, ठीक है, आई एम कन्वर्टिंग माई एक्स ऑफ एम टू अनदर वेक्टर विच इज जेड ऑफ एम, जैसे हम एक्स को वाई में कन्वर्ट करते थे, राइट? तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो व्हाट इज द फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज गवर्नड बाय एनालिसिस ऑपरेटर? दैट इज इनर प्रोडक्ट. ठीक है, so inner product is always represented as s transpose into x. और इसका एक और रीजन भी है कि आपकी ओरिजिनल स्पेस x है, ठीक है, तो x से अगर आप s में गए हैं
और ऐसे अगर आप वापस आएंगे तो आप एक दफा जाते हुए आप मैट्रिक्स यूज करेंगे, दूसरी दफा आते हुए उसका एडजॉइंट यूज करेंगे, कि जिसको अभी वो इनवर्स कह रही थी। सो दिस बेसिकली गिव्स अस कि हमारे पास जो है, जो जब हम ट्रांसपोज एक्ट करके लिखते हैं तो दैट मींस वी आर यूजिंग इनर प्रोडक्ट। अगर मैं सिंपली इस तरह लिखता ना, ये साइड नोट पे देखिए, अगर मैं इसको इस तरह लिखता SXM, तो फिर मैं कह रहा होता कि मैं Z को सिंथेसाइज कर रहा हूँ यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉलम्स ऑफ S, सो दैट रिप्रेजेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन। और जब मैं S ट्रांसपोज करके लिखता हूँ दैट रिप्रेजेंट्स इनर प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, राइट, गुड। So when I write this, it means that ith element of this vector is equal to inner product between ith element of ith column of S transpose S with XM। और वो बात बिल्कुल सही है कि S चूंकि आपकी ऑर्थोगोनल डिक्शनरी है तो इसलिए आप S इनवर्स होगी, जिसको हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो S ट्रांसपोज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स S इनवर्स। ओके जी, so I want this S matrix or S transpose matrix। तो अब हमारे पास जो है वो कोई थ्योरी नहीं है। मेरे पास जो है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज फोरियर, आई एम नॉट गोइंग टू यूज हार और वॉश, कोई भी मैं फंक्शंस यूज नहीं कर रहा जो प्री डिफाइंड है। मेरे पास जो सिर्फ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ये है कि मैंने एक प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है, कितनी दफ़ा, कैपिटल M टाइम्स। मैंने उस प्रोसेस को कैपिटल M टाइम्स ऑब्जर्व किया है और मेरे पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं। ऑब्जर्वेशंस है मेरे पास कैपिटल M टाइम्स वेक्टर्स हैं और हर वेक्टर का साइज है n×1। ठीक हो गया। इसको ऐसे देख लें कि M कैपिटल M इमेजेस हैं आपके पास। अब उन इमेजेस में से ही आपने बेसेस रिकंस्ट्रक्ट करनी है और फिर उन बेसेस से आपने जो है वो फाइंड करनी है अपने सिग्नल की गुड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट वी हैव। वी डोंट हैव फोरियर, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। कैन एनीवन टेल मी व्हाट शुड वी बी डूइंग हियर, कि हम कैसे इस अवेलेबल डेटा को यूज करें। कि मेरे पास जो डेटा है M पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट का डिमेंशन n है। हाउ शुड आई बी यूजिंग दिस डेटा टू फाइंड S मैट्रिक्स सच दैट इट इज ऑर्थोगोनल। हाँ जी शोएब। So we can arrange the data, okay, ठीक है, then find its eigenvectors and we know that eigenvectors will be orthogonal to each other. Okay, so I will be following what Shoaib has said। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास डेटा है इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज करें। पहला काम आप ये करें कि आप इस डेटा को पकड़ें और इसको एक मैट्रिक्स में अरेंज करें। ठीक है, तो वो करते हैं। लेट्स सी, तो लेट्स फॉर्म अ मैट्रिक्स कैपिटल X। ठीक है, और ये जो हमारे पास डेटा है इसको इस मैट्रिक्स में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सो हाउ डू वी अरेंज इट। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो पहला एलिमेंट है, जो पहली मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ X1 ट्रांसपोज करके, रो बना के रख देता हूँ। ठीक है, जो दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन है X2 ट्रांसपोज वही आ जाएगा और जो आखिरी ऑब्जर्वेशन है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, X3 ट्रांसपोज, सॉरी X3 नहीं, X लास्ट ऑब्जर्वेशन इज M, so XM कैपिटल M ट्रांसपोज। साइज क्या है इस मैट्रिक्स का, सो इट साइज विल बी कैपिटल M आपके नंबर ऑफ रोज हैं which represent your number of observations और हर ऑब्जर्वेशन का साइज क्या है, that is capital N। M cross N is the size of this X। Okay, now what should I do। अब वो कह रहे हैं कि इसके आइगन वेक्टर्स निकाल लें, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये तो स्क्वायर ही नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो इसकी आइगन वैल्यूज ही नहीं होंगी। ठीक है, सो देयर आर टू वेज। नंबर वन कि हम इसका कोई ऐसा एक तरह से एनालॉग यूज करें इस मैट्रिक्स का जिसकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो एंड वी आर एबल टू फाइंड इट्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। नंबर वन। नंबर टू, वी शुड गो टू SVD। ठीक है, तो लेट्स ट्राई फर्स्ट वन कि अगर हम इस मैट्रिक्स का कोई ऐसा एनालॉग फाइंड करें जो कि हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दे दे। कैन वी डू दैट।
And if we are going to do that, can SVD gives us is SVD able to give us the same thing जो कि हम इस तरीके से फाइंड करेंगे? समझ आ रही है ना बात? तो मुझे बेसिकली एस मैट्रिक्स चाहिए। तो इस एस मैट्रिक्स में क्या होंगे? इस एस मैट्रिक्स में हमें पता है कोई ना कोई आइगन वेक्टर्स होंगे, और वो आइगन वेक्टर्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होने चाहिए, जो हम आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में पढ़ के आए हुए हैं। तभी एस ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू एस इनवर्स, नहीं तो वो कभी भी एस इनवर्स के इक्वल नहीं होगा अगर इसके कॉलम्स ऑर्थोगोनल नहीं है तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? व्हाट वी फाइंड what we call autocorrelation matrix. Now this is related to probability. I will simply call it n cross n matrix, or which is sort of Gramian matrix जो कि हम पढ़ा हुआ है हमने, but it is also called covariance matrix or autocorrelation matrix अगर आप probability theory से इस problem को tackle करें तो। So how do we form it? We form it using simply X transpose into X. ठीक है, X transpose into X. So if I do X transpose into X, then using simple mathematics, we can verify that every entry of this R, for example, first entry of this R is the average of, for example, आपके पास जो first entry of this vector पड़ी हुई है with itself plus first entry of this vector with itself and so on. That is the reason we use X transpose X, and that is the reason why we call it autocovariance or autocorrelation matrix. ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर डिटेल्ड में जो एम मैट्रिसेस हैं वो नोट्स में बनी हुई है, उसको आप वेरीफाई कर लेंगे। दैट इज नथिंग, सिंपली आपने इस समेशन को खोलना है एक्स ट्रांसपोज एक्स को, दैट विल बी फ्रॉम एम इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एम एक्स एम ट्रांसपोज। उसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, यू विल गेट दैट थिंग दैट आई एम सेइंग। So this is sort of averaging of all the values. एक 1/m भी बाहर आता है, उसको मैं simply ignore कर रहा हूँ at the moment. So आपके पास ये n cross n matrix आ जाएगा after you do X transpose X. Now we have this X transpose X. So number one, this X transpose X will always be symmetric matrix, because a matrix and its transpose, however you multiply it, is always symmetric. And number two, we can also show that this is positive semi-definite matrix. So if it is symmetric, it is positive semi-definite matrix, we can do its eigenvalue decomposition. And once we do its eigenvalue decomposition, what do we get? So the eigenvalue decomposition of R, which is n cross n, will yield us a matrix S capital lambda S transpose. ठीक है, अब यहाँ पे S transpose की जगह एक्चुअल में S inverse आना था, but I have taken the liberty because R was symmetric matrix, तो जो उसकी eigenvalue decomposition है, that is going to yield us the eigenvectors of R which are orthogonal to each other. तो S के जो columns हैं, those are eigenvectors of R matrix, and those eigenvectors are orthogonal to each other. That is why I can replace S inverse with S transpose here. Now, this S has E1, E2, En eigenvectors. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो X है, जो each X है, for every X, I will take this X and I will project this X over E1. Then I will project this X over E2. Then I will project this X over En and so on. अब मैं M को वेरी करता जाऊंगा और इस X का मैं प्रोजेक्शन मेजर करता जाऊंगा ऑन टू एवरी आइगन वेक्टर। तो आपके पास टोटल कैपिटल M डेटा है, डेटा का साइज, कैपिटल N बेसिस हो गए जो कि आपने डेटा से ही एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, और फिर आपने उनके प्रोजेक्शन फाइंड कर लिए थ्रू क्या कहते हैं हम, इनर प्रोडक्ट। नाउ इफ आई सिंपली डू z is equal to xs, that serves this purpose जो भी मैंने बताया आपको।
the way that we have defined X and the way that we have defined S, Z is equal to XS, and that is our PCA. So here S is N cross N, X is M cross N, and Z is M cross N. साइज नहीं भूलने आपने। और Z जो है मैट्रिक्स वो कैसे पढ़ा होगा, Z ऐसे पढ़ा होगा, आपके पास जो है वो जो Z1 ट्रांसपोज है वो ऐसे पढ़ी होगी, देन Z2 ट्रांसपोज, और फिर एंड पे होगी Z कैपिटल M ट्रांसपोज। That will be your Z matrix corresponding to your X matrix, जिसमें हमने ओरिजिनल डेटा को भी बिल्कुल ऐसे ही प्लेस किया हुआ है। Now what I can do, I can define inverse PCA. So inverse PCA will be equal to X equal to Z into S transpose. That is my inverse PCA. So basically X आपको given है. So let's start with PCA. So here this X is given to you. This is known to us. S, we obtain this S from X. कैसे? हम पहले जो X ट्रांसपोज X करेंगे, फिर उसकी आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे, जितने भी आइगन वेक्टर्स आएंगे उसको हम S के कॉलम्स में रख देंगे. That will be our S matrix. Once you have X and S, you simply have to multiply X with S to get your PCA matrix Z. Once you have this PCA matrix, you can always go back to X, जो कि आपका original data था. Now this is an exact transform. This is inverse PCA, and that one is forward PCA. This is an exact transform. There is absolutely no loss of information here. आपने X से Z में गए स्पेस में, फिर Z से आप वापस X में आ गए, कोई भी लॉस नहीं हुआ आपका इंफॉर्मेशन का. ठीक है, तो थियोरेटिकली कोई लॉस नहीं हुआ आपके पास. प्रैक्टिकली हो सकता है कि प्रिसीजन का लॉस हो जाए तो हो जाए. अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक X1 ट्रांसपोज आपने ऐसे रखा हुआ था, उसके करिस्पॉन्डिंग आपको जो PCA वेक्टर मिला है दैट इज लाइक दिस, Z1 ट्रांसपोज. ये मैट्रिक्स में पड़े हुए. तो इस तरह इसका डायमेंशन था n क्रॉस 1, और इसका भी डायमेंशन क्या है, n क्रॉस 1. ये मैं रो वाइज इसका डायमेंशन मेजर कर रहा हूँ. ओके, मतलब ट्रांसपोज हटा के, विद ट्रांसपोज इट इज 1 क्रॉस n. अब यहाँ पे मेरा डायमेंशन n था, जो जिस प्रॉब्लम से हमने शुरू किया था. यहाँ पे डायमेंशन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ माय डेटा इन Z? माज, यस सर. यहाँ पे क्या डायमेंशन है? सो रहे हो? बहुत नहीं सारे सर, बच्चे. एन है अभी. एग्जैक्टली, यहाँ पे भी डायमेंशन n है. Then how we can use PCA for dimensionality reduction? आपकी पूरी machine learning base करती है कि you use PCA for machine dimensionality reduction of your data as a pre-processing step. Any idea where is the dimension reduction happening? मतलब यह हम कैसे कर सकते हैं? अभी तक हमने सारा कुछ एग्जैक्ट पढ़ा है, मैं dimensionality reduce कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे? चलें, उस सवाल को मैं ऐसे पूछ लेता हूँ. Shoaib, what should I do? सर डायमेंशन रिडक्शन S की वजह से हो रही है. अभी तो डिमेंशन रिडक्शन हुई नहीं है. अभी तो हमारे पास जो है डिमेंशन दोनों का n है. आपके पास x जो है वो भी n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस में से आ रहा था. जो आपने वेक्टर ऑब्टेन किया है z, उसके करिस्पॉन्डिंग वो भी आपके पास क्या है, n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है. सर अगर लेकिन हम एनर्जी निकालेंगे जो Z की, तो उसकी जो है से फॉर्बियस नॉर्म कम आएगी, isn't it? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. लेट मी आस्क, हमारे साथ कौन कौन है? सवाल आ गया एनर्जी पे. सो मोहसिन, मुझे ऐसे चलें, आप ना बताएं, आप बहुत सवालों के जवाब देते हैं.
Ghazi is with us. सवाल क्या सर? सवाल ये है कि x की एक एनर्जी है, ठीक है, उसका हम्म। डायमेंशन n है, उसकी एक एनर्जी है। आपने जो है वो मैट्रिक्स S फाइंड करके उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू अ न्यू डायमेंशन, न्यू वेक्टर स्पेस, जो कि आपके पास Z आ गया। अब S जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो वो ये कह रहे हैं, शेब ये कह रहा है कि जो Z की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। इज इट ट्रू? नहीं, कोई डायमेंशन सेम है, एनर्जी उतनी रहनी चाहिए। डायमेंशन सेम की वजह से तो नहीं उतनी रहनी चाहिए, रीजन कोई और है, एनर्जी रहेगी उतनी, रीजन कोई और है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन? So the reason is your transform is orthogonal, और orthogonal transforms are governed by Parseval identity, कि आप अगर एक सिग्नल की एनर्जी टाइम डोमेन में कंप्यूट करें, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी ऑफ योर सिग्नल एज यू कंप्यूट इट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। सो द रिलेशनशिप इज गवर्न्ड, द एनर्जी रिलेशनशिप इज गवर्न्ड बाय पार्सेवल आइडेंटिटी, सो एनर्जी भी सेम होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कैन वी डू डायमेंशनैलिटी रिडक्शन? सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्लाइड। So now let's straighten them out into columns, क्योंकि columns में dimension को है वो हम बड़े अच्छी तरीके से visualize कर सकते हैं। So this is my n cross 1 signal or data, original data xm. Using S, we have transformed it into another n cross 1 vector, which is zm. ठीक है, दोनों का dimension n है। The first dimension we call it, मतलब अगर हमारे पास सिग्नल डेटा है, ये हमारे पास पहला डिमेंशन है, दूसरा पॉइंट सेकंड डिमेंशन है, थर्ड डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशन, आखिरी पॉइंट जो है वो एंड डिमेंशन है। इस साइड में जब आप आएंगे तो पहला जो डिमेंशन है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, दैट इज अ नोटेशन that comes from convention. Instead of using dimension you call it principal component. जो सेकंड इसका डिमेंशन है that is called second principal component, and so on. So in total you have n principal component of your transform data. For every x, remember m is a variable, so m goes from 1 to till capital M. For every m it represents our examples, हमारे जो जितने भी images हैं उनको represent कर रहा है in this case. Okay, now what we can do here is something really amazing. Okay, I can throw away some dimensions. I can throw away some dimensions, like let's suppose कि ये जो end पे आ रहे हैं dimensions, ठीक है, जो end पे dimensions आ रहे हैं इनको हम throw away कर देते हैं, और जो ऊपर वाली चीज है let's keep them only. So n minus r को जो है वो हम रखते हैं, sorry n minus r नहीं, so r को हम रखते हैं, जो n minus r है let's make them equal to 0. ठीक है, इनको हम 0 कर देते हैं, तो होगा क्या? तो ये होगा कि आपका जो z वेक्टर होगा, एवरी z वेक्टर, वो इस तरीके का होगा। ऊपर तो वही चीजें पड़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे एक n माइनस आर क्रॉस n माइनस आर साइज का एक 0 वेक्टर आ जाएगा। और जब इसको z मैट्रिक्स में आप विजुअलाइज करेंगे, सो इन z मैट्रिक्स, तो आपका जो z मैट्रिक्स ओरिजिनल था वो ऐसे था,1 यहाँ पे नहीं था, Z1 transpose, Z2 transpose, and at the end you had Zm transpose. ये ओरिजिनल Z था। अब जब आप आखिरी डिमेंशन थ्रो अवे कर देंगे, उनको फोर्सफुली 0 कर देंगे आप,
तो फिर आपके पास जो z बनेगा, लेट्स कॉल इट z हैट, वो इस तरह का बनेगा कि यहाँ पे आपके पास सारे जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस विल बी zr एंड देन 0, zr and 0. So still it will be of size m cross n. zr will be of size m cross r, and this 0 matrix will be of size m cross n minus r. ठीक है, तो वो जो dimensionality reduction है ना, that you do by yourself, PC does not do it. आपको ये जो R लिखा हुआ है ना, R आपको बताना पड़ता है कि आपने कितने dimension retain करने हैं. For example, if your capital N was 1000 and you only want to retain 5 dimensions, then this R, small r, will be equal to 5. और 1000 minus 5 will be equal to n minus r, और वो सारे आप zeros कर दोगे exactly. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, z hat आ जाएगा. Now using z hat, when you will convert your original x, that will no more be equal to x, rather it will be x hat. So x hat will be equal to z hat into s transpose. Z hat into s transpose. So s transpose is of size n cross n. Z hat is of size m cross n. So x will be of size m cross n. ठीक है, जो x का साइज है वो m cross n ही होगा यहाँ पे. मोहसिन, आपका कोई सवाल था? सर यही सवाल पॉप आउट हो रहा था कि एग्जैक्ट नहीं होगी रिप्रेजेंटेशन उसकी. हाँ, now there will be difference. So आपका ओरिजिनल जो x था, जो आपका ओरिजिनल x था और जो अब आपके पास x आया है, there will be error. So x minus x hat, that is your error matrix. इनमें error होगा, ठीक है. And the way that we have done this thing, there is a very specific property of that error. उस पर मैं बाद में आता हूँ. उससे पहले I have a question. आपने ये सारा कुछ कर लिया, आपने एक x मैट्रिक्स से स्टार्ट किया था जिसका साइज m क्रॉस n था, आपने PCA लिया, वहाँ पे फोर्सफुली आपने जो n minus r dimensions थे उनको जीरो किया. After doing inverse PCA, you again end up with your x hat जिसका सेम ही साइज है m cross n. So what have you gained? What have you gained at the end? There is dimensionality reduction happening जब आप x से x hat में आए हैं तो. या मैं यूं कह लूं कि what is the difference between x and x hat? एक तो है ये है कि ठीक है उनमें error का difference है. So but can you pinpoint another difference between x and x hat in terms of some matrix properties? और in terms of rank of matrix, चले मैं आप बता दूं. So clearly जब हम जो है वो यहाँ पे Z matrix में देखें, जब हम यहाँ पे zeros कर रहे हैं, we are making many columns linearly dependent. ठीक है, अगर दो कॉलम्स आपने जीरोस कर दिए हैं तो वो दो कॉलम्स एक दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, तो आपने z हैट का बेसिकली जो रैंक है वो रिड्यूस कर दिया. जो z का रैंक था दैट वाज हायर, तो z हैट का रैंक आपने रिड्यूस कर दिया. रिड्यूस्ड रैंक z हैट से जब आप x हैट रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो जो x हैट का रैंक होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू x. So you have a very low rank approximation of your original x. तो original x आपका डेटा था, उसकी आपने एक approximation find कर ली which has much lower rank as compared to your original x. Okay, so actually rank represents the number of dimensions of your data. तो अगर आपका हो सकता है कि जो डेटा का डिमेंशन आपको विजिबल है वो 1000 हो, लेकिन अगर मैट्रिक्स का रैंक 5 है तो आपका जो इफेक्टिव डिमेंशन है दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है, सो मेरे पास अब वो इतना टाइम नहीं है कोर्स में कि मैं इसकी डिटेल में जाऊं कि हाउ रैंक इज रिलेटेड टू डिमेंशन.
singular values and eigenvalues, but this is the way you perform PCA using eigenvalue decomposition. Okay, so this problem can also be generalized. तो ये जो error यहाँ पे बच जाएगी, we can show that this error is always minimum. There is no other matrix except S which gives us the best approximation in terms of low rank equal to R of our original data matrix X. So this error will be minimum in terms of second norm, L2 norm. Okay, वो वाला proof भी अब हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जो है वो इतना time नहीं है अभी. Last thing that I want to discuss is how can you do all of this using SVD? Because अगर आप गौर से देखें तो आप यहाँ से शुरू हुए हैं, that is X transpose X, और फिर X transpose S के आप आइगन वेक्टर्स फाइंड कर रहे हैं. So S contains आइगन वेक्टर्स of X transpose X. ठीक है, तो instead of finding R and then its eigenvalue decomposition, we can work with X itself. कि अगर मैं X की singular value decomposition कर दूं, तो if you guys remember, जो कि hopefully आप लोगों को याद होगा, तो X की singular value decomposition क्या आएगी? U sigma V transpose. अब U और V में से कोई एक है जिसमें ऑलरेडी X ट्रांसपोज X के आइगन वेक्टर्स पड़े हुए हैं. कौन सा है वो? U है या V है? अब्दुल्ला, जब आप X की आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करेंगे, यू विल गेट U सिग्मा V ट्रांसपोज. ठीक है, तो U और V में से किसके अंदर X ट्रांसपोज X के आइगन वेक्टर्स पड़े हुए हैं? अब मुझे यकीन है तुम तुक्का मारोगे. अच्छा सर, नहीं याद. गुड. अच्छा, वैसे V ट्रांसपोज लग रहा है. V ट्रांसपोज या V? सर आपने V ट्रांसपोज बोला था, V ट्रांसपोज ही. V के अंदर आइगन वेक्टर्स पड़े होते हैं आपके X ट्रांसपोज X के. सो X ट्रांसपोज X के जो आइगन वेक्टर्स हैं, दैट दोज आर ऑलरेडी इन V. ठीक है, सो just do a small calculation and convince yourself that if I set my Z, sorry, that if I set Z equal to U sigma, that is exactly equal to my PCA transform. Do this at home. A quick test के आपको इस कोर्स का कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? Do this at home using matrix manipulations and convince that if X, the SVD of X is given as U sigma V transpose, and I choose Z equal to U sigma, then what do I get? I actually get projection of X onto eigenvectors of X transpose X, and those projections are stored in the rows of this Z matrix. ठीक है, अब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, जो मैंने बोला है इसको दोबारा सुन लीजिएगा. Okay जी, so we stop here. That is all about our course. So there were so many other things that I have not been able to cover this year, mainly due to this online thing, and there were actually some things जो कि हमने इस साल नहीं cover किए हैं, especially related to that optimization stuff. Now, if you have any question regarding this course, then we can do that before I have some announcement to make. So, एक जो मुझे गिला रहा है आप लोगों से, so I have to push a lot
so that you guys are interactive in the class. I don't know what was the reason. I give benefit of doubt to the online scenario कि आप लोग जो है वो online की वजह से इतना interactive नहीं रहे. The way I was expecting कि आप लोग सवाल पूछोगे, office hours में आओगे और जो है वो सर खाओगे, वो believe me कि वो almost zero था. ठीक है, so I don't know the reason. Mainly मेरे ख्याल में वो जो motivation है वो वैसे down हो जाती है senior year में आते आते, और दूसरा जो है वो ये कि ऑनलाइन थिंग थी, सो यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम. ओके, सो कोई क्वेश्चन, एनीथिंग अबाउट द कोर्स और अबाउट दिस लेक्चर और एनीथिंग बिफोर आई गो ऑन विद अनाउंसमेंट्स? देखिए, इसका लाइव प्रूफ है कि आप लोग बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं हो जी मोहसिन, सिवाय 4-5 के. सर ये मिड टर्म की परसेंटेज किस तरह एब्जॉर्ब हुई है होमवर्क्स के अंदर? मिड टर्म की परसेंटेज किस तरह एब्जॉर्ब हुई है होमवर्क के अंदर? सो इनिशियली आई थॉट के वी विल बी डूइंग 3 होमवर्क्स एंड 3 क्विजेस. ठीक है, तो लेकिन जो मिड टर्म नहीं हुआ तो देन वी अनाउंस्ड कि वी विल बी हैविंग 5 होमवर्क्स एंड 5 क्विजेस, और 6 होमवर्क 6 क्विजेस, और उसमें से फिर हम ड्रॉप कर देंगे. तो अब क्योंकि छठे होमवर्क का और छठे क्विज का टाइम नहीं रहा, सो वी हैव दिस 5 होमवर्क्स एंड 5 क्विजेस. अगला क्विज आपका अगले लेक्चर में होगा, आज नहीं होगा. सो इन दिस वे what I have done, I have increased the percentage of equally percentage of homeworks and quizzes. ऐसा नहीं है कि मैंने homeworks की percentage कम increase की है और quizzes की ज़्यादा increase की है, to accommodate that 25% of your midterm. ठीक है, तो आपका फाइनल जो है इट स्टिल ऑफ 35%. उसको नहीं छेड़ा, उसकी परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई. मोहसिन? ओके सर. जी शुएब. सर कोरिलेशन मैट्रिक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x into x ट्रांसपोज नहीं होता? मुझे गलत पूछा. हाँ जी, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x into x ट्रांसपोज होता है, बट if you so if I say कि I have a random variable x which is n cross 1, ठीक है, तो इसका जो कोरिलेशन मैट्रिक्स होगा that will be n cross n, so that will be equal to expected value of x transpose. ठीक हो गया. इसको मैं ओपन करूंगा तो what will I get? I will get a matrix which will be expected value of x1 x1, then I will have expected value of x1 x2, ठीक है, और एंड पे आएगा expected value of x1 xn, और सिमिलरली यहाँ पे आएगा expected value of xn x1, और जो आखिरी एंट्री होगी that will be xn xn. That will be my correlation matrix of a random variable जिसका size n cross 1 है. Right? Now when I do, okay, I have first observation of my random variable, then I have second observation of my random variable, and then when I have mth observation of my random variable, and then last observation of my random variable, here it is capital M, and I do something like this. I do x1 transpose x2 transpose, and similarly xm transpose. So this is outer product of all of these observations. ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको अगर आप खोलेंगे तो this will be a matrix जिसकी पहली एंट्री क्या होगी, x11 x11, ठीक है, एंड सो ऑन. इसको आप खोलेंगे, इसकी पहली एंट्री क्या होगी, ये होगी x12 एंड सो ऑन. तो जो आपके रैंडम वेरिएबल जो आपके इसके सबस्क्रिप्ट में 1 है वो रैंडम वेरिएबल के डायमेंशन को शो कर रहा है, और जो सुपरस्क्रिप्ट में 1 है वो उसकी नंबर ऑफ रियलाइजेशंस को शो कर रहा है. जब आपके पास ये सारे मैट्रिसेस आ जाएंगे, यू सिंपली सम देम. व्हेन यू विल सम देम, द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसकी जो पहली एंट्री होगी वो ये होगी x11 प्लस x12 एंड सो ऑन. ठीक है, अब अगर इसको मैं टोटल कितनी है m में, तो इसको मैं 1/m से डिवाइड कर दूं, सो दिस विल बी सॉर्ट ऑफ एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दीज.
वो मुझे मेरे जो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 है उसका एक सैंपल एस्टिमेट दे देगा. So this thing, when you do x transpose x and you divide by 1 over m, that exactly is doing something like this. So this is called sample covariance or correlation matrix. If mean is 0, then covariance matrix is equal to correlation matrix. Clear हुआ? जी सर, वो थोड़ा सा पढ़ा था लेकिन इस तरह नहीं देखा था. थैंक यू. Okay, good. हाँ जी मोहसिन. सर एक चीज को दोबारा मोटिवेट कर देंगे कि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो लो रैंक अप्रोक्सीमेशन के अंदर n-r कंपोनेंट्स को जीरो फोर्स किया जा रहा है. तो व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? So good question. So there could be a lot of motivations. ठीक है. तो पहला मोटिवेशन जो मुझे सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगता है वो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. फिर मैं जो है वो दूसरी कम्युनिटी है कंप्यूटर साइंस वाली, उनको कन्विंसिंग लगता है वो भी मैं बताता हूँ. सो सपोज आपके पास जो है वो एक सिग्नल है और उस सिग्नल के अंदर कोई डिस्टरबेंस आ गई है टेम्पोरेरली. ठीक है. तो जब आप उसको टाइम डोमेन में प्लॉट करके देखेंगे या उसका मैट्रिक्स आप टाइम डोमेन में जो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स हमने बनाया उसको देखेंगे तो उसमें वो जो डिस्टरबेंस है वो इतनी विजुअल नहीं होगी, आपको नजर नहीं आ रही होगी. लेकिन जैसे ही आप उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में जाएंगे और देखेंगे तो आपको जो आखिरी प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होगी जो आपके पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे. तो जो आपके सिग्नल की एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे अगर एक साइनोसाइड है तो उसकी एक स्ट्रक्चर है, वो पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होती है. और जो नॉइज है, जो कि डिस्टरबेंस होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मोस्टली आखिरी प्रिंसिपल कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होती है, प्रोवाइडेड कि हमारी आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में जो आइगन वैल्यूज और सिंगुलर वैल्यूज हैं दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. अब व्हाट यू कैन डू सिंपली अ फिल्टरिंग कि आपके पास वो जो आखिरी आइगन वैल्यूज हैं या जो आखिरी सिंगुलर वैल्यूज हैं उनको जीरो कर दो. जब उनको जीरो करोगे तो वो मैट्रिक्स सिंपली आप एसवीडी के थ्रू देखें, जब वो आखिरी सिंगुलर वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो उनके करिस्पॉन्डिंग जो सिंगुलर वेक्टर्स होंगे इधर वाले वो अपनी अफादियत खो बैठेंगे. ठीक है. एंड व्हेन यू विल रिकंस्ट्रक्ट योर ओरिजिनल सिग्नल तो वो सारा कुछ जीरो हो जाएगा. तो हम इस तरीके से वो जो एक डिस्टरबेंस आई हुई थी या जो नॉइज आया हुआ था उससे हमने अपने सिग्नल को डिनॉइज कर दिया. And that is the best type of denoising that we do in traditional signal processing using PCA. ये वो रीजन है जिसको हम देखते हैं because it involves in-depth analysis कि आप चीजों को अंदर जाके देखें. If I'm a computer scientist guy, ठीक है, और मेरे पास डेटा का डिमेंशन 10⁶ है and that is not manageable by me, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि okay, so I simply want to retain those dimensions जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है डेटा की. तो मैं उसका पीसीए लूंगा. पीसीए ऑटोमेटिकली मुझे जो है वो पहले फॉर एग्जांपल 1000 डिमेंशन दे देगा जिनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर डेटा वो हाईएस्ट है. तो आप वो 1000 रिटेन कर दोगे, बाकी सारे जीरो कर दोगे. नाउ व्हाई दैट कंट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट? नाउ दैट इन्वॉल्व्स कि आप वो डेटा के स्ट्रक्चर को जाके देखें. और ये ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो मतलब कि आपके सिग्नल की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रही हो. इट अगेन डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स कि वो जो स्ट्रक्चर है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और उसके ऊपर भी कुछ लिमिट्स हैं. ठीक है. सो दीज आर द मेन टू मोटिवेशंस जिसकी वजह से हम वो जो आखिरी डिमेंशंस हैं हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का जो मैट्रिक्स है या जो वेक्टर है उसमें हम उसको जीरो कर देते हैं. कोई और सवाल? ओके जी. सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. तो अगले लेक्चर में आपका क्विज होगा होमवर्क 5 से. होमवर्क 5 जो कि आप लोगों ने सबमिट करा दिया होगा, जिसका सोल्यूशन सैटरडे को अपलोड हो गया था. सो प्रिपेयर इट, कम प्रिपेयर्ड. देयर विल बी ओनली क्विज. आई विल एग्जैक्टली स्टार्ट एट 12:30. ठीक है. और 30 मिनट का आपका क्विज होगा. बस ये लेक्चर होगा अगला. एनी क्वेश्चन? सर आप कोई अनाउंसमेंट्स करने वाले थे?
कर दी ना क्विज वाली? अच्छा ठीक है। What else do you expect? बाकी अनाउंसमेंट अगले लेक्चर में। चलें ठीक है। ओके जी, टेक केयर।